चंद्रगुप्त मौर्य, जन्म 345 ईपू, राज 321 297 ईपू में भारत के महान क्षत्रिय सम्राट थे। इन्होंने क्षत्रिय मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ईपू निर्धारित की जाती है। उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया और इस प्रकार उनके शासन का अंत प्रायः 285 ईपू में हुआ। भारतीय तिथिक्रम के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ईपू 1534 से आरंभ होता है। मेगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सम्राट है। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना में विद्रोह की वजह से आगे का अभियान छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राज्यचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा। 11 सिकंदर के आक्रमण के समय लगभग समस्त उत्तर भारत धनानंद द्वारा शासित था। चाणक्य तथा चंद्रगुप्त ने नंद वंश को समाप्त करने का निश्चय किया। अपनी उद्देश्य सिद्धि के निमित्त चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक विशाल विजयवाहिनी का प्रबंध किया। ब्राह्मण ग्रंथों में नंदोन्मूलन का श्रेय चाणक्य को दिया गया है। अर्थशास्त्र में कहा है कि सैनिकों की भर्ती चोरों, म्लेच्छों, आठविकों तथा शस्त्रोपजीवी श्रेणियों से करनी चाहिए। मुद्राराक्षस से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। चंद्रगुप्त की सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक तथा वहलीक भी रहे होंगे। प्लूटार्क के अनुसार सांद्रोकोत्तस ने संपूर्ण भारत को 6 लाख सैनिकों की विशाल वाहिनी द्वारा जीतकर अपने अधीन कर लिया। जस्टिन के मत से भारत चंद्रगुप्त के अधिकार में था। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम अपनी स्थिति पंजाब में सुदृढ़ की। उसका यवनों के विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध संभवतः सिकंदर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद आरंभ हो गया था। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के उपरांत भारत ने सांद्रोकोत्तस के नेतृत्व में दास्ता के बंधन को तोड़ फेंका तथा यवन राज्यपालों को मार डाला। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान लगभग 323 ईपू में आरंभ किया होगा, किंतु उन्हें इस अभियान में पूर्ण सफलता 317 ईपू या उसके बाद मिली होगी, क्योंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के शासक क्षत्रप यूडीमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ा। चंद्रगुप्त के यवन युद्ध के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सफलता से उन्हें पंजाब और सिंध के प्रांत मिल गए। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ। जस्टिन एवं प्लूटार्क के वृत्तों में स्पष्ट है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय चंद्रगुप्त ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया था, किंतु किशोर चंद्रगुप्त के व्यवहार ने यवन विजेता को क्रुद्ध कर दिया। भारतीय साहित्यिक परंपराओं से लगता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रति भी नंदराजा अत्यंत असहिष्णु रह चुके थे। महावंश टीका के एक उल्लेख से लगता है कि चंद्रगुप्त ने आरंभ में नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही अपनी त्रुटि का पता चल गया और नए आक्रमण सीमांत प्रदेशों से आरंभ हुए। अंततः उन्होंने पाटलिपुत्र घेर लिया और धनानंद को मार डाला। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी किया। मामुन्नार नामक प्राचीन तमिल लेखक ने तिनेवेली जिले की पोदियल पहाड़ियों तक हुए मौर्य आक्रमणों का उल्लेख किया है। इसकी पुष्टि अन्य प्राचीन तमिल लेखकों एवं ग्रंथों से होती है। आक्रामक सेना में युद्धप्रिय कौशल लोग सम्मिलित थे। आक्रामक कोंकण से एलिलमलय पहाड़ियों से होते हुए कोयम्बटूर जिले में आए और यहां से पोदियल पहाड़ियों तक पहुंचे। दुर्भाग्यवश उपर्युक्त उल्लेखों में इस मौर्य वाहिनी के नायक का नाम प्राप्त नहीं होता, किंतु वंब मौर्यर से प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का ही अनुमान अधिक संगत लगता है। मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। उक्त अभिलेख 14वीं शताब्दी का है, किंतु ग्रीक, तमिल लेखकों आदि के साक्ष्यों के आधार पर इसकी ऐतिहासिकता एकदम अस्वीकृत नहीं की जा सकती। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र की विजय भी की थी। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित है कि वैश्य पुष्यगुप्त यहाँ के राज्यपाल थे। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ।
ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस को उसके स्वामी के सुविस्तृत साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। सेल्यूकस सिकंदर की भारतीय विजय पूरी करने के लिए आगे बढ़ा, किंतु भारत की राजनीतिक स्थिति अब तक परिवर्तित हो चुकी थी। लगभग सारा क्षेत्र एक शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में था। सेल्यूकस 305 ईपू के लगभग सिंधु के किनारे आ उपस्थित हुआ। ग्रीक लेखक इस युद्ध का ब्यौरेवार वर्णन नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त की शक्ति के सम्मुख सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फलतः सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को विवाह में एक यवन कुमारी हेलेना तथा एरिया, हेरात, एराकोसिया, कंधार, परोपनिस्दाई, काबुल और जिद्रोसिया, बलूचिस्तान के प्रांत देकर संधि क्रय की। इसके बदले चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। उपरिलिखित प्रांतों का चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके उत्तराधिकारियों के शासनांतर्गत होना कंदहार से प्राप्त अशोक के द्विभाषी लेख से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार स्थापित हुए मैत्री संबंध को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का एक दूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह वृत्तांत इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त का प्रायः संपूर्ण राज्यकाल युद्धों द्वारा साम्राज्य विस्तार करने में बीता होगा। श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृमतानुसार जैन मुनि हो गए। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए, उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोल चले गए, वहीं उन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग किया। श्रवणबेलगोल में जिस पहाड़ी पर वे रहते थे उसका नाम चंद्रगिरी है और वहीं उनका बनवाया हुआ चंद्रगुप्त बस्ती नामक मंदिर भी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।